हेलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिक्स चल रही है जिसमें यूपी टीईटी की बात करें और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन है जिसमें मैथ्स टीईटी का आज ही जो पेपर है आपके सामने है 23 दिसंबर का पेपर है। कितने तारीख का है? 23 दिसंबर। समझिए ध्यान से, ये 23 दिसंबर 2014 का पेपर मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूं जिसमें मैथ्स के सेक्शन को मैं आज बताऊंगा। तो चलते हैं सवालों की तरफ। एक बार जल्दी से सब लोग वीडियो को फटाफट शेयर और लाइक कर दो भैया, हर जगह बता दो, फैला दो कि क्लास आ चुकी है। बहुत ही शानदार सा सेशन है, बहुत मजा आएगा आप सभी को, ठीक है ना। जो लोग भी हैं यूपी टीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको रिगार्डिंग एक बात बता दूं कि यूपी टीईटी का एक शानदार सा बैच चल रहा है हमारे यहां। यूपी टीईटी का एक पाठशाला बैच चल रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 999 रुपए की ये बैच है, ठीक है ना। सिर्फ 999। इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पेडागोजी, सब कुछ है आपका, ठीक है ना। यूपी टीईटी या किसी भी टीईटी एग्जाम के, किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम के आप तैयारी करते हो टीईटी का, तो उसके लिए आपको ये बैच परचेस कर सकते हैं। सिर्फ 999 रुपए का बैच है। साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे मैथ्स टीईटी के बैच के साथ एनरोल हो जाइए। अगर कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9455069191, ठीक है। बात समझ में? 9455069191 आपको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेने में कोई भी समस्या आती है तो, ठीक है ना। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है भैया, पेडागोजी का क्वेश्चन है ना। मैथ्स में देखो क्या बोला है, जब राजन के सामने वार्तिक समस्याएं आती हैं, वार्तिक मतलब जब कोई बोलने वाला सवाल जब आता है तो वह पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह की बातें बताती हैं। इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ये क्या बताते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। क्या राजन को जोड़ गुणा नहीं आता है, इसीलिए वो पूछ रहा है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, या मैं गुणा करूं या भाग करूं? अगर जोड़ घटाना नहीं आता तो फिर वो पूछता ही क्यों? वो डायरेक्टली कह देता कि मुझे नहीं आता। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। राजन को जोड़ घटाना आता है तभी वो पूछ रहा है। राजन कक्षा में बाधा डालने का अवसर खोजता है। अच्छा, अगर वो पूछ रहा है कि मैं जोड़ू, घटाऊं या गुणा करूं, भाग करूं, तो बाधा डालने का अवसर खोजता है, ये तो इसका तार्किक संगत नहीं निकलता है, यानी ये नहीं हो सकता। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। भाषा समझने में कठिनाई है तभी तो पूछ रहा है कि मैं जोड़ करूं या घटाऊं, गुणा करूं या भाग करूं। वार्तिक समस्याएं, वार्तिक समस्याएं की मतलब लिखित रूप में समस्याएं नहीं है, बोल रहा है कोई आपसे, बोलने वाली समस्याओं को वार्तिक समस्याएं कहते हैं। ये जो वार्तिक समस्याएं बोलने वाली समस्याएं होती हैं, तो इसका मतलब वो भाषा नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब यही वाला इसका राइट आंसर है, थर्ड वाला। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, यही इसका आंसर राइट है। अगला, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, ये भी गलत बात है। नहीं समझता तो वो पूछता ही नहीं कि मैं जोड़ू घटाऊं कि क्या करूं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। राजन भाषा नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो बेचारा कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यूपी टीईटी 2014 के क्वेश्चन श्रृंखला चल रही है। वर्ग का विकर्ण दोगुना कर दोगे। अच्छा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? स्क्वायर रूट 2 इंटू ए। और आपसे क्षेत्रफल के बारे में बात किया है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए का स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं इस ए का स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि दोगुना जो कर रहे हो, अगर आप विकर्ण को दुगुना कर रहे हो तो उसकी भुजा भी दुगनी हो जाएगी। भुजा दुगनी होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा? दोगुना का स्क्वायर होगा। दोगुना का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 गुना। मतलब उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? दिए वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। यही बात एकदम सही है, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम राइट है, ठीक है ना। क्षेत्रफल के बराबर होगा, गलत है। क्षेत्रफल का 3 गुना गलत है, 2 गुना गलत है। अगर विकर्ण हो गया, परिमाप हो गया या भुजा हो गई, अगर किसी को भी जितना गुना करते हो, अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो जितना गुना किए हो उसी का वर्ग करना पड़ेगा। 2 गुना था तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अगर मान लो कोई कहता कि 3 गुना है, अगर मान लो कोई कहता कि 3 गुना है तो 3 का वर्ग करते 9 आ जाता। तो पहला वाला इसका राइट आंसर है, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल, EF वृत्त की जीवा है। एक वृत्त है इस तरह का, इसमें EF वृत्त की जीवा है। सपोज करो ये है E और ये है F, ये वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, यहां से ये वृत्त की रेडियस है जो कि 13 सेंटीमीटर है।
तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सवाल है कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई आपको बताना है। केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, यही आपसे पूछा है। देखो यहां से ये वाली, अच्छा ये पूरी लेंथ कितनी है 10, यानी ये हाफ होगी और ये हाफ होगी, यानी ये 5 हो जाएगा। ये 5 है, ये 13 है, तो ये लंब कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करते हुए इस सवाल का आंसर आ गया 12। बहुत ही शानदार सा सवाल है। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का वर्गमूल 12 का स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने यूज किया। अगला देखो, फिर से पेडागोजी का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किस चीज से शुरुआत कर सकता है? अगर मान लो कि मुझे आपको क्षेत्रफल पढ़ाना है, सपोज करिए कि मैं आपको क्षेत्रफल पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं आपको किस चीज से, मैं क्षेत्रफल कैसे आपको समझाऊंगा? कोई भी शिक्षक हो, अगर आप आगे चल के यूपी टीईटी आप पास कर जाते हैं, सुपर टेट एग्जाम पास कर जाते हैं, अगर आप शिक्षक पढ़ जाते हैं, तो आप भी अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप कैसे समझाएंगे किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए? जैसे मान लो ये मोबाइल है, अब इसमें अगर आपको एरिया समझाना है तो आप कोई ना कोई एग्जाम्पल लोगे ना। आप जैसे मेरे पास ये मोबाइल था, हाल फिलहाल में मैंने ये एग्जांपल ले लिया मोबाइल का। मैंने क्या कहा, इस मोबाइल को मैंने इस तरह से प्लेन पे रख दिया, अब इसने जितना जगह घेरा है मोबाइल ने वही इसका क्षेत्रफल है। मैं तो इसे ही समझाऊंगा, है ना? या फिर जैसे मान लो ये बोर्ड है आपका, पूरा ये प्लेन ज्योमेट्री है, इस पे अगर इस मोबाइल को मैं इस तरह से रखूं तो इस मोबाइल ने कितना जगह घेरा है? इस मोबाइल ने, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे इस तरह से मोबाइल को रख दिया, तो इस मोबाइल ने कितना जगह घेरा है? यही इसका क्षेत्रफल होता है। तो एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल आपको समझाना है, उसके लिए एग्जाम्पल लिया जाता है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए, जरा पढ़ते हैं ऑप्शन को। भिन्न आकारों की आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। यह पहला कदम नहीं है, बात समझ में ना? ये पहला कदम नहीं है कि आप सूत्रों को याद करके बताओ, कि बच्चों को बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल याद कर लो, आयत का क्षेत्रफल याद कर लो। अरे आपको पहले क्षेत्रफल का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। आप सूत्र बाद में कहेंगे याद करने के लिए, या आप बताएंगे कि इसका सूत्र याद करोगे तब क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन अगर आपको क्षेत्रफल की विशेषता समझानी है, क्षेत्रफल का डेफिनेशन समझाना है, क्षेत्रफल के बारे में समझाना है, तो आप कभी भी सूत्र नहीं समझाएंगे। मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सबसे पहले आप यहां से शुरुआत नहीं कर सकते। दूसरा, हथेली, पत्थे, नोटबुक आदि से, आदि मतलब इस तरह की बहुत सारी आकृतियों से, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही एग्जाम्पल लेके, जैसे मैंने अभी एक मोबाइल का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही आप हथेली, पत्था, कोई नोटबुक ले सकते हैं, उसका इस तरह से एरिया समझाएंगे बच्चों को कि इसका एरिया होता है। तो यही वाला इसका राइट आंसर है। इसी तरह से आप शुरुआत करेंगे क्षेत्रफल अगर आपको समझाना होगा तो। अगला, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्रों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, हम आयत के बारे में क्यों बताएं बच्चों को? हम तो पहले क्षेत्रफल बता रहे हैं ना। क्षेत्रफल तो किसी का भी हो सकता है। ये बॉटल ने जितना स्पेस घेर रखा है ये भी इसका क्षेत्रफल है। ये एसी के रिमोट ने जितना जगह घेर रखा है ये भी इसका क्षेत्रफल है। ये मोबाइल ने जितना जगह घेर रखा है ये भी आपका क्षेत्रफल है। मेरे हाथ का पंजा यहां पे रखा है, जितना जगह घेर रखा है ये भी इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ना कि हम आयत को समझाने जाएंगे। इकाई वेग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यह भी गलत बात है। इकाई वेग की गणना नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब कौन सा इसका आंसर है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। हम इस तरह के एग्जाम्पल लेके विभिन्न वस्तुओं की सहायता से क्षेत्रफल के बारे में सबसे पहले स्पष्टीकरण करेंगे बच्चों के सामने। तो यह इसका राइट आंसर है। अगला देखो, हथेली पत्थे वाला दिया हुआ है आंसर। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? अगर एक आप अच्छे गणितज्ञ, कल को मान लो आप टीईटी निकाल लेते हो, मैं आपको मैथ्स इतना अच्छा प्यारा पढ़ाता हूं, आपकी अगर दिल में चाह होती है कि मैं मैथ्स का टीचर बनूं, या मान लो प्राइमरी स्तर पे तो कोई भी मैथ पढ़ा सकता है, या जूनियर स्तर पे आप मैथ पढ़ा सकते हैं अगर आप यूपी टीईटी और सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है ना? तो अगर आप मैथ पढ़ा लेते हैं तो मैथ, अगर एक अच्छा गणितज्ञ, अगर मान लो एक अच्छा आपको मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? यहां पे सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। यह जरूरी नहीं है कि सवालों का उत्तर हर कोई गणितज्ञ हर सवाल का उत्तर दे दे, यह जरूरी नहीं होता। तो यह आपका सही जवाब नहीं है कि भाई सवालों की उत्तर देने में तकनीक निपुणता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके अंदर एक ऐसी कला होनी चाहिए जो हर सवालों को अपने लॉजिकल वे में समझाए, हर सवाल के अर्थ को समझाए। यह एक अच्छा गणितज्ञ होने की निशानी है। जैसे दूसरा ऑप्शन, अधिकतर सूत्रों को याद करना। अरे मुझे खुद नहीं सूत्र याद होता है, अलग अलग गणितज्ञ हैं, क्या उन्हें सारे सूत्र याद होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा गणितज्ञ होने का मतलब यह नहीं है कि आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, यह कहां की बात है? मान लो कोई टीचर बेसिक से बताता हो, कोई आपका कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअली मजबूत होना चाहिए। आप जल्दी लगा ले, ये अच्छा गणितज्ञ होने की परिभाषा नहीं है। अगला देखो, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। बिल्कुल सही बात है। जितने भी तरह के सवाल हैं उन सभी को समझना,
उन्हें लागू करना और फिर उनमें विशेष संबंध बनाना कि आपके दैनिक जीवन में कितना रिलेटेड। जैसे मान लो एक परसेंटेज पढ़ाते हैं, अब परसेंटेज में आपको बताऊंगा तो परसेंटेज में मैं आपको खाली सूत्र बता दूं कि ये इसका प्रारंभिक मान है, ये इसका फाइनल वैल्यू, इस तरह से मान निकाल लो, ये एक अच्छे गणितज्ञ का डेफिनेशन नहीं है। आपको क्या बताना पड़ेगा अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत यूज कहां होता है, उसको समझना, उसको लागू करना, कहां हम परसेंटेज को लागू करते हैं या फिर उसका कहां कहां संबंध है। जैसे दुकानों में जाते हैं, प्रतिशत का संबंध मिलता है, ये पानी में इतना भरा हुआ है, कितना परसेंट लगा हुआ है, इस तरह की आपकी डेफिनेशन रेडी होनी चाहिए। तब आप एक अच्छा गणितज्ञ बन सकते हैं जब आप चीजों को बहुस्तरीय स्तर पे समझा लेते हैं। तो ये इसका राइट वाला आंसर कौन सा है, सभी आधारों को समझना और लागू करना। अगला सवाल, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु निम्नलिखित कार्यों में क्रम से लगाइए। भैया माप समझाना है आपको, क्या समझाना है, माप, क्या समझाना है, माप मतलब कि मेजरमेंट कैसे करना है। अब इसमें 4 लिखे हुए हैं, इसमें आपको मेजरमेंट बनाना है। तो देखो शिक्षार्थी मतलब जो विद्यार्थी हैं लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, पहला ये हो सकता है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का उपयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन वाला वस्तुओं को स्थापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच में संबंध बनाते हैं। अब ये शिक्षक आपको कौन सा सबसे पहले बताएगा, ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर मैं शिक्षक हूं, मुझे आपको समझाना है कि किसी भी चीज का मेजरमेंट कैसे लिया जाए। जैसे मान लो ये मोबाइल है, अब इसका मेजरमेंट मुझे आपको समझाना है, तो मैं आपको थोड़ी बताऊंगा कि आप मीटर से माप लो, ये लगभग में इतना मीटर है, या मैं आपको बता दूं कि ये लगभग में 12 सेंटीमीटर है, या मैं बता दूं कि लगभग में 6 इंच है। इस तरह से मैं आपको नहीं समझा सकता। सबसे पहले मैं क्या समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी लंबाई मापी कैसी जाएगी, इसकी लंबाई मापी कैसी जाएगी। यानी कि यहां पे देखो, लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि मानक इकाइयों के लिए आप इसमें मीटर का इस्तेमाल करो, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करो, ये चीज सबसे पहले नहीं समझाऊंगा। ये चीज समझाऊंगा जरूर, लेकिन सबसे पहले नहीं समझाऊंगा। फिर अमानक इकाइयों का यूज, ये भी यूज करूंगा। अमानक मतलब कि जैसे मान लो हम कहें कि इसको इससे नाप लो, इसको इससे माप लो, इसको किसी भी चीज से माप लो, इसको एक ऐसे माप लो। लोग कहते हैं ना कि कितना बड़ा है, अच्छा इतना बड़ा है, हाँ ये कोई मापन इकाई थोड़ी है, इसको तो अमापन इकाई है ना। ये कोई मतलब एक स्टैंडर्ड वेरिएशन नहीं है जहां से आप बता दोगे कि ये इसी तरीके से मापा जाता है। फिर शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करना, सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एकदम सरल अवलोकन करना पड़ेगा, इसके बारे में एकदम सरल सिंपली देखना पड़ेगा। ये मतलब इसके लिए हम कौन सी इकाई यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे। अब मान लो आपको ये लंबाई मापनी मोबाइल की और आप किलोमीटर वाला डिस्टेंस उठा लो, तो उससे थोड़ी आप माप पाओगे इसकी लंबाई, बहुत समस्या होगी आपको, किलोमीटर का स्केल रहेगा। तो पहले इसका सरल से एकदम देखने के लिए कि इसमें क्या होता है, एकदम सरल अवलोकन, मतलब सबसे पहले 3 नंबर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद जब सरल अवलोकन कर लेंगे तो फिर अपने आप ऐसे मापेंगे। जैसे मान लो इससे नाप दिए तो बता देंगे कि अच्छा ये मार्कर के इतना इसकी लंबाई है, तो यानी हम इसके लिए अगर कवर ढूंढने जाएंगे तो हम मार्कर लेके चले जाएंगे शॉप पे, बता देंगे भैया इस मार्कर के साइज का कवर दे दो, मार्कर के साइज का स्क्रीन गार्ड दे दो, मार्कर के साइज का मोबाइल दे दो, ऐसा मैं कहूंगा। तो वो एक मार्कर का साइज क्या है, अमानक इकाई है। यानी कि इसके बाद कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन, 3 के बाद 2 लगाना पड़ेगा। फिर जब अगर मान लो इससे ना समझ में आए तो फिर मैं बताऊंगा एक स्केल ले लो, क्या ले लो, स्केल ले लो, और लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का इस्तेमाल करो, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करो, इस तरह की बातें आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, मतलब इसके बाद कौन सा, पहला, और उसके बाद समझाऊंगा शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच में संबंध। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितना होता है, डेसीमीटर कितना होता है, किलोमीटर कितना होता है, हेक्टोमीटर कितना होता है, इसके बारे में संबंध यह मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो ये इसका सबसे लास्ट में क्रम आता है। तो 3 2 1 4 इसका आंसर बनेगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4 इज द राइट आंसर, 3 2 1 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। चलो अगला देखो, भिन्नों का योग पढ़ाते हुए, जैसे मान लो मैं आपको भिन्न पढ़ा रहा हूं, है ना, ये सारे पेडागोजी के क्वेश्चन है भैया। जैसे मान लो मैं आपको भिन्न पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, भिन्न पढ़ा रहा हूं, आपको इससे पता चलेगा कि पेडागोजी के क्वेश्चन मैथ में बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, आप उनको लगा सकते हैं। बस आपको उसको एक शिक्षक के नजरिए से सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पेडागोजी बहुत बड़ी ऐसी चीज है, कोई सब्जेक्ट है, कोई रटना है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल होती है मैथ की पेडागोजी। उसको आप एक गणितज्ञ के नजरिए से, एक शिक्षक के नजरिए से सोचेंगे तो बहुत जल्दी आंसर भी आप क्लिक कर ले जाएंगे। देखो वो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी टेक्निक क्या होती है, और मैं पूरा पेडागोजी आपको समझा दूंगा। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई हुई त्रुटि हुई है, अच्छा यहां पे एक त्रुटि हुई है।
अच्छा 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5 नहीं होगा, 3/5 होगा ना, सॉरी 3 उधर 5/6 होगा, मतलब यहां पे ये गलत है, ये क्या है गलत है, जो लिखा है 1/2 प्लस 1/3 बराबर ये 2/5 लिखा है गलत है। मतलब बच्चे ने क्या किया, 1 और 1 जोड़ दिया 2 आ गया, 2 और 3 जोड़ दिया 5 आ गया, ऐसी त्रुटि हुई है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपराचात्मक मतलब इसके उपचार के लिए कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, मतलब अगर बच्चे ने मान लो ये गलती कर दी है, ठीक है ना, अगर भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई है, मतलब अगर ये त्रुटि मान लो किसी बच्चे ने कर दी है तो मैं उसको क्या बताऊंगा, मैं उसको कब कैसे समझाऊंगा, या कोई भी शिक्षक अगर आप कल को शिक्षक बन जाते हैं तो आप कैसे समझाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाने के लिए बच्चों की सहायता करें, मतलब ल स समझाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एलसीएम नहीं बता पाएंगे तो बच्चा इस 2-3 को डायरेक्ट ही जोड़ेगा। सबसे पहले आपको एलसीएम समझाना होगा कि हमें देखो बेटा हमें 2 और 3 का ल स लेना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यही चीज समझानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये इसका आंसर सही है कि लघुत्तम आपको समझाना पड़ेगा। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें। अरे जब बच्चा गलत कर दिया है सवाल, उसको ये पता ही नहीं है कि इसका ल से लेना है, तो वो अभ्यास करेगा किसका। इसका मतलब अगर ये बात आप बोलते हैं तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं। आप बच्चे को जब तक समझाएंगे नहीं तब तक वो अभ्यास करेगा कैसे, जब वो सही करेगा तब तो अभ्यास करेगा, मतलब ये वाली बात नहीं हो सकती। इसमें अधिक हस्तक्षेप ना करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे। अगर बच्चा जैसे बड़ा होगा वैसे समझ जाएगा तो फिर वह अभी त्रुटि क्यों करता, अभी वो सवाल उसके सामने आता ही क्यों, मतलब ये वाली बात नहीं हो सकती कि बड़ा होने पर समझोगे, ऐसा क्यों। अगर सवाल आपके सामने आ गया है तो आप समझाइए, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो उस त्रुटि को दूर करिए और समझाइए। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता कि बड़ा होगा तब समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक भिन्न के परिमाप को पहले आप उसका मापन समझने में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। बच्चों की सहायता तो करोगे लेकिन भिन्न की परिमाप ज्ञात करके क्या करोगे, आपको तो यहां जोड़ बताना है ना, योग पढ़ा रहे हो आप। भिन्न का परिमाप कब बताओगे, जब भिन्न बताओगे। यहां पे योग पढ़ा रहे हो, बच्चे को भिन्न का परिमाप पता है तभी वो इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये वाले से भी सबसे पहले आपको क्या समझाना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक समझाने की अवधारणा में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। पहला ऑप्शन इसका सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा आपको समझानी पड़ेगी। बहुत ही प्यारा सा सवाल चल रहा है। चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 1715271। अब इसमें आपको 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। अब देखो 7 यहां पे 2 बार है, एक 7 यहां है और एक 7 यहां है। इसका स्थानीय मान 7 के बाद 2 0 है तो 2 बार, इसका स्थानीय मान 7 के बाद 1 0 है 1 2 है तो ये आ जाएगा 0.0। यही तरीका समझा है, इसमें से इसको घटा दो 0.07 घटा दो, यहां पे 0 0 आएगा। अंतर आपसे पूछा है, यहां 3 यहां 9 यहां 9 और यहां 9 और यहां 6 6 9 9 9 3 6 9 9 9 3। तो फोर्थ वाला इज द राइट आंसर, 6 9 9 9 3। बहुत ही अच्छा सवाल है भैया, स्थानीय मान के इस तरह के सवाल हमेशा बनते हैं एग्जाम में, 6 9 9 9 3। नेक्स्ट देखो, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मस सदैव 1 होता है, मस हमेशा 1 होगा, तो क्या होगा 1 होगा। बाकी मैंने आपको पढ़ाया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, किसी दिए गए आंकड़ों को बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में कैसे लिखते हैं। अब टैली चिन्ह क्या होती है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखो जब बहुत बार बारंबारता आ जाती है तो प्रत्येक अंक को बार बार नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि 6 सर बहुत बार आया है, ऐसे बहुत बार आया है 6, तो बार बार हम 6 कितना बार लिखेंगे और गिनती गिनने में समस्या होगी कि 6 कितनी बार है। तो इसके लिए एक टैली चिन्ह बनाएंगे। टैली चिन्ह क्या होती है, ऐसे काउंट कर लो कितनी बार है, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार है। अब इसको 9 बार 6 लिखना है, तो 6 को ही 9 बार लिखने से अच्छा कि आप ऐसे लिख दो 6 जो है 9 बार है, टैली चिन्ह में 9 लिख दो। अगर आप 6 को ऐसे 9 लिखोगे, जैसे मान लो आपने ऐसे लिख दिया 6 बराबर 9, तो ये 6 बराबर 9 गलत हो जाएगा। अगर आपको बताना है कि 6 कितनी बार आया तो आप इसको टैली चिन्ह में लिखो। टैली चिन्ह क्या होती है, देखो ऐसे वाली लाइन होती है, 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर 5वीं लाइन लिखनी है तो इसको ऐसे काट दो, ये 5 लाइन हो गई।
ठीक है। अब 5 के बाद ऐसा नहीं कि 6 लिख के काट दो, बस 5 ही, 5 बार हो गया। फिर से अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार था, तो 4 बार और लिखो, यानी ये। तो अगर इस तरह से आपने लिखा है 6 बराबर ऐसा, तो इसका मतलब अगर बारंबारता की परिभाषा से समझोगे, फ्रीक्वेंसी की परिभाषा से समझोगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि इसका मतलब है। देखो 1 को कैसे लिखते हैं, 1 को 1 बार लिखते हैं, 2 को 2 बार लिखते हैं, 3 को 3 बार लिखते हैं, 3 बार ऐसे लिखा जाता है, 4 को 4 बार लिखा जाता है, 5 को 4 बार लिखने के बाद 1 बार काट दिया जाता है, बस 5 ही बार लिख सकते हैं। उसके बाद 6 लिखना है तो क्या करेंगे, 6 को लिखना है तो ऐसे पहले 5 लिख लो और उसके बाद 1 और लिख दो अलग से, तो 6 हो गया। इस तरह से 7 को लिखना है तो 7 को भी ऐसे ही 1 2 3 4 लिखने के बाद 5 हो गया और 2 बार और लिख दो तो 7 हो गया। इस तरह से लिखा जाता है हमेशा। बात समझ में आ रही किस तरह से लिखा जाता है, हमेशा इसी पैटर्न से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है 5 को कैसे लिखेंगे, 4 बार लिखने के बाद काट दो, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं टैली चिन्ह क्या होती है, और बाकी आपको पढ़ाऊंगा जब बैच के अंदर आओगे तब। 2 इसका सेकंड वन इज द राइट आंसर, सेकंड वन। अगला देखो, 2 अंकों वाली किसी संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम उलट जाता है। कभी भी ऐसा सवाल है, लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूं, कभी भी ऐसा सवाल है ऑप्शन से करना है। अंकों का योग 7 है, 5 2 7 है, 5 2 7 है, 3 4 7 है, 3 4 7 है, सारे 7 है। पहला कंडीशन खत्म। अगर संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। संख्या में 27 जोड़ दो, इसमें 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। क्या 2 5 का 5 2 हो गया, हां हो गया, इसका मतलब यही इसका आंसर है, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें 27 जोड़ो, नहीं बदलेगा। 7 2 9 5 7 7 9, इसमें 27 जोड़ो, 7 4 11 3 2 5 1 6, इसमें 27 जोड़ो, 4 3 0 4 2 6 1 7 70। यानी कि केवल यहां पे देखो 2 5 का 5 2 सिर्फ यहीं पे हुआ है, बाकी जगह 2 5 2 का 2 5 होना चाहिए था, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो पहला वाला इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। यदि वृत्त की परिधि 44 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर में 44 है, 2 पाई आर बराबर में 44 है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे में आर बराबर में 44, 22 दूनी के 44, तो आर बराबर कितना आ गया 7। इसका क्षेत्रफल पूछा है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का 7 7 49, इसने काट दिया 7 बार में, ये आ गया 154। तो 154 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई भाई, प्यारा सवाल है 154। प्रदीप और अंजलि के पास मिलाकर 41 रुपया है, ठीक है। प्रदीप और अंजलि के पास मिलाकर कितना है, 41 रुपया है। प्रदीप के पैसे का 1/4, प्रदीप के पैसे का 1/4 अंजलि के पैसे के 1/7 से 2 रुपया अधिक है, यानी कि अंजलि के पैसे के 1/7 से, अंजलि के पैसे के 1/7 से 2 रुपया अधिक है। अंजलि के पैसे के, देखो अंजलि के पैसे के 1/7 से 2 रुपया ज्यादा है। कितना रुपया ज्यादा है, 2 रुपया ज्यादा है, समझो ध्यान से। प्रदीप के पैसे का 1/4 भाग, जो प्रदीप का पैसा उसका 1/4, अंजलि के पैसे के 1/7 से, अंजलि के पैसे के 1/7 से 2 रुपया ज्यादा है, मतलब इसमें 2 रुपया घटाना, मतलब इन दोनों का अंतर 2 रुपया आएगा। यहां से देखो ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, तो ये 7p प्लस में 7 चौक 28 4a बराबर में ये 28 उधर लेके चले जाओ, 28 दूनी के 56, ठीक है भैया, ये हो गया। और यहां पे आपको एक बात और लिखी हुई है कि p प्लस अंजलि मिला के 41 है। अब किसका मान पूछा है, अंजलि का पूछा है, अंजलि का पूछा है तो प्रदीप को कैंसिल कर दो। प्रदीप को कैंसिल करने के लिए इसमें 7 का गुणा कर दो, तो 7p प्लस में 7a बराबर में 7 चौक 7 एकम 7 7 चौक 28, इसमें से इसको घटा दो, घटा दोगे तो प्रदीप खत्म, अंजलि से -3a बराबर 16 में से गया तो 9, और यहां पे कितना बचा, सॉरी 7 में से गया 6 तो 1, और यहां 28 में से 5 गया तो 23। अंजलि का पैसा कितना आएगा, दोनों माइनस में, माइनस खत्म, तो 7 और 7, अंजलि का पैसा 77 रुपया है। किसका पूछा है, अंजलि के पास कितना पैसा है, अंजलि के पास कितना पैसा है, 21 रुपया है। 1 मिनट, सॉरी कहीं तो गलती हुई है, रुको 1 मिनट।
7 और 4, 7 चौक 28, 7 7 पी माइनस, अरे यार यहाँ माइनस था, -4 है ना, यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस है, ठीक है ना। अब माइनस 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 हो जाएगा ये, एक मिनट, यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 11a बराबर में माइनस में 231, ये खत्म, 11 दूनी के 22, a बराबर 2 और 1, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है, यहाँ गलत हो गया था, ठीक है ना। तो 21 इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, 2 इक्वेशन लगा के हो जाएगा, 21 इज द राइट आंसर। अगला देखो, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग। 5 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, 11 7 16 5 21 3 24, 11 7 16 5 21 3 24 2 26 है, गड़बड़ हो गया, 2 3 5 7 11, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 5 5 10 7 17 11 28 तो आ रहा है यार, 11 7 18 होता है भाई। चलो अगला देखो, एक संख्या इतना 6 से पूर्णतया विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। देखो 6 2 5 3 2 9 1 5 और a, ये नंबर जो हमारा है वो 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है, 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है। 2 से कटने के लिए इकाई अंक पे 2 से कटने वाला मान होना चाहिए, जो कि 9, 5 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। अब 6 और 8 में 2 ही एक आंसर होगा, 2 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। अब 3 की भाषा चेक करते हैं, 6 खत्म 3 के लिए, 3 खत्म, 9 खत्म, 5 1 6 खत्म, और यहां से 2 2 4 4 5 9, ये भी खत्म, 2 2 4 4 5 9, ये भी खत्म। a का मान, अब यहां से बताओ 6 कटेगा कि 8 कटेगा, 8 3 से निकटता, इसलिए 6 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसका आंसर लगा दिया, 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर, c मीटर स्क्वायर। अब 3 फलक क्या होते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, तब आप लगा पाएंगे। देखो अगर एक घनाभ की बात करूं मैं आपसे, यह आपका एक घनाभ है। अब इसमें फलक का मतलब कि एक तरफ का ये, एक तरफ का ये, और दूसरी तरफ का ये, ऐसे 3 फलक होते हैं। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपको ये दिखाऊं, ये है, इसमें 3 फलक कौन कौन से हैं, एक फलक यहां है, एक फलक यहां है, और एक फलक ये है, ऐसे 3 फलक होते हैं। एक कोने पे जो 3 फलक हैं, 1 2 और 3, छत पे आप देखो कोने में जो आपके घर में दीवार होगी, उसमें दीवार एक साइड इधर होगी, एक साइड इधर होगी, और एक ऊपर, तो ये 3 फलक, एक कोने से 3 दीवारें निकलती हैं, तो उन 3 फलक का एरिया। अब 3 फलक में जैसे मान लो कि मैं ये कोना पकड़ता हूं, सपोज करो मैंने कोना पकड़ लिया। अब इस कोने पे 3 फलक, पहले तो ये वाला फलक दिख रहा है, ठीक है, ये फलक का एरिया क्या होगा, पहले वाले का एरिया a मीटर स्क्वायर है, वैसे a बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। क्या होगा, इसमें ये लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है, सॉरी ये ऊंचाई मान लेते हैं, लंबाई और ऊंचाई है। दूसरा फलक उठाते हैं, दूसरा फलक मान लो उठाते हैं, ये वाला, ये है दूसरा फलक, तो इसमें क्या होगा, ये b है, b का मतलब ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। देखो ये इसकी ऊंचाई है, तो b इंटू एच हो जाएगा दूसरा फलक, जो b का मान है, b मतलब ब्रेड्थ है ना, b मतलब ब्रेड्थ वाला b, ये b को मान लो इसको बड़ा लिख देते हैं, a भी हमने बड़ा लिख दिया, ये b मान लो ये बड़ा है, यहाँ पे a नाम मान लो बड़ा, इसको हमने a बड़ा कर दिया, इसको हमने b भी बड़ा कर दिया, और इस c को भी बड़ा कर दिया, ये वाला इसका हो गया। और C वाले के लिए जो तीसरा फलक एक जमीन पे बचा हुआ है, जो तीसरा फलक कहां बचा हुआ है, जमीन पे, ये वाला। अब इसमें क्या क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई है, तो तीसरा में C का मान लंबाई गुणे चौड़ाई है। वैसे घनाभ के किसके आयतन के बारे में क्या आती है, आयतन क्या होता है, LBH होता है। इसमें अगर हम तीनों को गुणा करें, ABC का गुणा करें, तो L 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, यानी कि LBH का स्क्वायर आ रहा है। यानी LBH का मान क्या होगा, LBH का मान होगा करड़ी में ABC, करड़ी में ABC, यानी आयतन अगर आप निकालोगे तो करड़ी में ABC आएगा, ABC इस करड़ी में इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है। बाकी जब आपको घनाभ पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना जान लो कि ये कैसे होता है, फलक क्या होता है। तो ये करड़ी में ABC आ गया इसका आंसर। करड़ी का मतलब घनमूल है ना, देखो घनमूल ही था ना, नहीं ये वाला इसका राइट आंसर होगा, क्यूब रूट है ना, देखो ये क्यूब था ना, देखो L कितनी बार है, 2 बार है, सॉरी यार एक मिनट रुको 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 रुको, घनाभ का आयतन आपसे पूछा है ना, तो ये L 2 बार है, B 2 बार है, H 2 बार है, तो ये वाला इसका आंसर होगा भाई, थर्ड वाला
LBS, थर्ड वाला इज द राइट आंसर, स्क्वायर रूट ABC होगा। हाँ ये थर्ड बताया गया कि थर्ड नंबर का आंसर है, तो स्क्वायर रूट ABC है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, -2 की पावर -1 -1 -1 -1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार है, 4 बार है तो ये सारे ब्रैकेट लिखे हैं तो सारे माइनस का गुणा होगा, 4 बार -1 का गुणा हो तो +1 हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, माइनस में 2, ये -2, बाकी ये सब क्या हो गए, प्लस हो गए। पहला वाला इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला देखो, एक चित्र लिखा हुआ है, चित्र में कोण B का मान 70 है, यहां पे एक B कोण दिख रहा है, ये चित्र आप लोगों को दिख रहा है, देखो यहां समझो, ये चित्र है आपके सामने, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा होगा तो। इसका मान 70 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान 70 है और इसका मान 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान कितना है, 60। ये B है, ये E है, ये F है, ये A है और ये C है, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो आगे क्या बोला है, कह रहा कि कोण B का मान 70 है, ये 70 है, C का मान 60 है, E BC का मध्य बिंदु है, मतलब ये BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसका मध्य बिंदु, तथा F जो है AB का मध्य बिंदु है, F जो है AB का मध्य बिंदु है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है ना। आगे आपसे पूछा है कि FEB का मान क्या होगा, FEB यानी इसका मान आपसे पूछा है, देखो FEB इसका मान आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। चलो देखो कैसे बताएंगे, यहां से समझो, अगर इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, अगर दोनों मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के थ्योरम से होगा कि ये जो EF है ये पैरेलल होगा किसके, AC के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो ये इसका क्या होगा, संगत कोण बनेगा। अगर इसका मान 60 है तो इसका भी मान कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द राइट आंसर, लगाने की भी जरूरत नहीं, आप आंसर निकाल लोगे। 10 मीटर सेकंड को kmph में बदलो, 10 को km में, km बड़ा होता है 5/18, इसने काट दिया इसको 2 बार में, 18 दूनी के 36। अगला देखो 36 आ गया इसका आंसर। यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, 5% की दर से 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, 5% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 5 छक्का 30, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बताओ, SI आपका कितना आया, 5 छक्का 30%, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% प्रिंसिपल है, यानी अमाउंट आपका हो जाएगा 130%, और इसी 130% का मान 2600 दिया हुआ है। 1% का मान कितना आ जाएगा, 13 दूनी के 2, 20 आ गया। आपसे पूछा है कि राशि कितनी होगी, 2 बार और 0 बढ़ा दो, 2000 इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है। अगला देखो, दो संख्याओं का महत्तम 35 है और लघुत्तम समापवर्तक 525 है, उसमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या देखो। आपको एक और जानकारी दे दूं भैया, बीच बीच में देना मेरा काम है। यूपीटीईटी का एक बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है हमारे स्टडी 91 के यूट्यूब और यहां पे एप्लीकेशन पे। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे यूपीटीईटी में एनरोलमेंट करवा लेना है। बहुत ही शानदार सा, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत दिन नहीं हुआ है बैच को स्टार्ट हुए, तो आप यूपीटीईटी में एनरोल करा लीजिए। सिर्फ 999 रुपए इसकी फीस है, और इसी में सारे सब्जेक्ट हैं आपके, 999 रुपया, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, बाल मनोविज्ञान है, संस्कृत है, और जितने सब्जेक्ट आएंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं इस 999 रुपए में। तो जितने भी लोग हैं जो यूपीटीईटी के आपके भाई बंधु दोस्त यार, जिसके भी आप हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आपके गर्लफ्रेंड पे जितने लोग हैं, सबको बताओ कि यूपीटीईटी का बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है स्टडी 91 पे, मस्ट ज्वाइन करिए। नोटिफिकेशन और वैकेंसी किसी चीज का इंतजार मत करो, आप एक बार टेट पास हो जाओ भैया, सुपर टेट का वैकेंसी आएगा। इस बात को अपने ध्यान में रखे रहो कि इलेक्शन होना है अभी, और इलेक्शन से पहले नौकरियां निकलती हैं, तो कुछ बातों को समझना तुम्हें भी जरूरी है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जिनका भी बीटीसी का लास्ट सेमेस्टर, वो जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करो, इंतजार मत करो अपने रिजल्ट और किसी चीज का भैया, ठीक है ना। देखो आपको पता है इसमें एक रूल होता है, n1 गुणे n2 बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF, ठीक है ना। n1 कितना है, पहली संख्या 175 है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है, बराबर में LCM कितना है 525 है, और HCF कितना है 35। अब 35 इसको उड़ा देगा, यहां से देखो 35 ने इसको काट दिया कितनी बार में, 5 बार में,
और 5 ने इसको उड़ा दिया कितनी बार में, 505, मतलब एक बार 5, 105, 105 इज द राइट आंसर। N2 का मान कितना आ गया, 105, 105 इज द राइट आंसर। एक एलिवेटर किसी खादान में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर। अब बताओ, ये जमीन है, यहां से उसको 350 मीटर नीचे उतरना है। 350 मीटर उतरने में लगा समय, 350 मीटर नीचे उतरना है, लेकिन एलिवेटर का मतलब एक सीढ़ी है, सीढ़ी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना एलिवेटर, लेकिन वो 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है, तो इसका मतलब 350 यहां है और वो 10 मीटर ऊंचाई से उतरना शुरू करता है, यहां से उतरना शुरू करता है। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, उसकी चाल दिया हुआ है 6, दूरी टोटल कितनी हो गई, 350 और 10 मिलके 360 डिवाइड बाई 6 मीटर के हिसाब से जा रहा है, तो 6 के 36, 60 मिनट जाएगा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा उसको लगेगा। कितना लगेगा भैया, 1 घंटा का समय लग जाएगा। टोटल दूरी आपको यहां पे 350 मीटर कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 10 मीटर यहां भी है, तो मिला के कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा। देखो एक बार और बता दूं भैया, यूपीटीटी का लेवल बहुत आसान नहीं है, इसको मान के मत बैठो कि यूपीटीटी का लेवल तो सर बहुत आसान है, हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखो क्वेश्चन का लेवल प्रीवियस ईयर में जो पूछा है तो 2014 की कहानी है, 2014 का ये पेपर करा रहा हूं, ये 2020 का चल रहा है, खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो आनी सोच लो कि आपके एग्जाम में लेवल किस स्तर का आएगा। दी गई आकृतियों में x और y के मान बताओ, यहां से x और y के मान बताना है। देखो ये एक आकृति दी हुई है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसका मान 80 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका y है और ये आपका 50 है और ये आपका x है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, यहां से समझो, ये क्या है, ये दो भुजाएं इसको काट रही हैं, तो यहां पे शीर्षाभिमुख बन रहा है, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 80 है, ये 50 है, 80 और 50 मिलके 130 हो गया, तो इसका मतलब x का मान 180 में से 130 घटा दो तो 50 डिग्री x का मान आ गया। तो x और y के मान 50 और 80 आए, 50 और 80 इज द राइट आंसर। पहले x से बाद में y, इस बात का ध्यान देना। चलो 50 और 80 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ABCD एक समचतुर्भुज है, तब ये समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की कहानी क्या होती है, पहले ये जान लो कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और यहां पे बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को मैं बहुत ही प्यारा सवाल बोलूंगा यूपीटीटी के लेवल के हिसाब से, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो एक बात याद रखे रहना, पहले तो मेरी बात एक ठो याद रखे रहना, क्या कि कभी भी चारों भुजाओं का स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ये बराबर होता है उनके दोनों विकर्णों के स्क्वायर के। ये बात आप याद रखना किसी भी चतुर्भुज के लिए। तो ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, तो 4a स्क्वायर, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, बराबर में d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर, ये समचतुर्भुज के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा, समचतुर्भुज के लिए। अब 4a स्क्वायर, a तो मतलब कोई भी भुजा हो सकती है, तो मान लो 4ab स्क्वायर बराबर में d1 d2 क्या है, तो विकर्ण है इसके, क्या है, विकर्ण, डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो एक विकर्ण इसका AC है तो AC स्क्वायर, दूसरा विकर्ण इसका BD है तो BD स्क्वायर, इसी के बराबर होगा। 4ab स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। देखो 4ab स्क्वायर AC स्क्वायर BD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 वाला, यह ऑप्शन सही है भैया। कौन सा, यही वाला ऑप्शन एकदम सही है, इसी से सवाल बनता है, ठीक है ना। चलो बन गया, देख लो, AC स्क्वायर BD स्क्वायर बराबर में 4ab स्क्वायर। अगला देखो, एक झील दिया हुआ है, एक झील की लंबाई चौड़ाई 40 मीटर 10 मीटर है, इसमें 1200 घन मीटर करना है। अच्छा घन मीटर सब कुछ मीटर में दिया, आयतन निकाल लो बस। आयतन क्या होता है, LBH होता है, ठीक है ना, जिसमें L कितना है 40 है, B कितना है 10 है, और गहराई आपसे पूछा है बराबर में 1200 दिया है। बस इसी को सॉल्व कर लो। यहां से देखो 0 0 0 0, 4 ने इसको उड़ा दिया 3 बार में, तो h का मान कितना आ गया, 3 मीटर आएगा h का मान। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है। अगला सवाल देखो, A की मासिक आय B से 20% अधिक है, A की मासिक आय B से 20% अधिक है, B से अधिक है तो ये मान लो 100 है, तो ये इससे 20 अधिक 120 है,
तो बी की आय बी की आय सी से 30% अधिक है। रुक जाओ यहां से ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं। ए की मासिक आय बी से 20% अधिक है, ए वाला जो है बी से ज्यादा है। बी की आय सी से 30% अधिक है, सी की मान लो 100 है, इससे 30 अधिक 130 है, ठीक है ना, इससे 30 अधिक 130 है, ठीक है। और उसके बाद इससे ये 20 अधिक है, तो 130 का 20 निकालना 1/5, तो 2 बार और 6 बार 26 अधिक है, इसमें 26 जोड़ दो 156, ठीक है ना। ये परसेंट में बनते चले जा रहे हैं सारे के सारे। अब आगे क्या आपसे बोला है, समझो आगे की कहानी। आपसे बोला है यदि तीनों को सम्मिलित प्रतिमाह आय के रूप में इतना दिया जाता है, मतलब तीनों को मिला के आय दिया जाता है। चलो अब यहां से समझो कि 156 दिया जा रहा है, ऐसा आपसे बोला है। चलो 156 दिया जा रहा है, इन तीनों को जोड़ दो, कितना आएगा। देखो भैया ये इससे इतना ज्यादा था, 20% ज्यादा था, तो 20 डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, 120 130 का 20% निकालेंगे तो 13 दूनी के 26 होता है, 26 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां से देखो इसको जोड़ दो, तो 100 और 130 230 में 56 जोड़ दिया, 286 और 100 386, 386 का मान 74700 दिया है। अब यहां से आपको बताना है कि लगभग में कितनी बार है ये, ठीक है ना, ये कितना बार में इसको काट देगा। एक बार फिर से जोड़ दो, देखो 6 5 3 8 1 2 3 386%। क्या कह रहा है, यदि तीनों की आय को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्रतिमाह मासिक आय ही दिया है, तो सी की आय बताना है। 386% का मान इतना दिया है, तो 1% का मान 74700 डिवाइड बाई 386 आएगा। 100% का मान, सी का मान पूछा है तो 100 का मान, तो 100 गुणे में 74700 डिवाइड बाई 386। अब इसको काट पीट के आंसर लाना है। देखो किससे कटता है, काटो इसको, देख लो किससे कट रहा है। तेरह दूनी 26, नहीं तेरे से नहीं कट रहा है। पहले तो जिससे कट रहा है उससे काटो, 2 से काट दो इसको, 2 से 1 9 और ये 3 बार में, और इसको 2 से काटो तो 50 बार में, ठीक है। और यहां से 193 19 चौक 72 नहीं 19 चौक 76 होता है, 4 बार में नहीं, 19 त्रिका 57 7 त्रिके ना। यहां से देखो और किसी से कट रहा है, 9 3 12 1 13, अब किसी से तो नहीं कट रहा है यार। इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 5, मतलब ये 4 बार में काटेगा। 19 चौक 76 4 बार में नहीं काट रहा है, इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है 4747 में, ठीक है ना। देख लेते हैं, ठीक है, काट लेते हैं, देखते हैं कहां काट रहा है। ये काटने का समस्या है भैया, बस काटने वाला आ गया, पता नहीं कैसे कटेगा, इसको देख लो। 45 बार में नहीं, 45 मतलब 9 बार में कटना चाहिए, तो 9 5 45 तभी बनेगा। 9 बार में ये इसको नहीं काट रहा है, मतलब ये इसमें कहीं ना कहीं समस्या है, ठीक है ना। ये 45,000 जो आ रहा है आंसर, इसमें कहीं ना कहीं समस्या लगेगा वैसे ही। बाकी ऑप्शन चेक कर लेना आप, ठीक है ना। 45 आ रहा है, हो सकता है यहां गलती हो, अगर सही होगा तो मैं कमेंट करके बता दूंगा कि क्या सही है इसका, ठीक है ना। बाकी यहां से कट नहीं रहा है ये, 193 से 9 बार कटना चाहिए, तब बनेगा इसका आंसर 45,000, और ये इसको 9 बार में तो काट ही नहीं रहा है, 19 से सीधा 9 बार में नहीं कटेगा, कंफर्म है, तभी 45 नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 9 3 नहीं कट रहा है, ठीक है ना भैया, तो ये इसका आंसर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखो, यानी देख लेना इसको, आगे कैलकुलेशन है आगे, ठीक है। 5.47 5.47 4.53 4.53 ऐसा लिखा हुआ है ना। चलो ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा 5.47 का होल स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ये a स्क्वायर है, बी स्क्वायर देखो ये क्या है, 5.47 का स्क्वायर माइनस में 4.53 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.94। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, जोड़ दो एक बार, तो 7 3 10 5 4 9 1 10 5 4 9 1 10 10 आ गया दशमलव में गुणे में। अब एक बार इसमें से घटा दो, 7 में से गया तो 7 में से गया तो 4 बचा, और यहां 14 में से गया तो 9 बचा, 0.94 डिवाइड बाई 0.94, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया 10। 10 इज द राइट आंसर, ठीक है ना भैया, 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखो,
एक परिमेय संख्या के 5/8 व इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो 5/19 लिखा हुआ है, इसका योज्य प्रतिलोम बताओ। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में 5/19, ठीक है ना। ये आ गया इसका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो 5×5 = 25 माइनस में 25 डिवाइड बाय 19 का स्क्वायर 361 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है भैया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसी का उल्टा कर दो। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब माइनस में 361 डिवाइड बाय 25, तो माइनस में 361 डिवाइड बाय 25, माइनस में 361 डिवाइड बाय 25, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, माइनस में 361 डिवाइड बाय 25। अगला देखो, यदि 65 और 117 का मौसा 65 है माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है तो m का मान क्या होगा? अब यहां से देखो 65, 13×5 = 65, 13×9 = 117, मौसा कितना आएगा इसका? 13 आएगा। लेकिन 13 को ऐसे लिखा है 65m माइनस में 117 बराबर में 13, इसको ऐसे लिखा है। बस m का मान रखो यहां पे, आप सिर्फ वैल्यू पुट करना है। यहां से देखो 65 दूनी के 130 माइनस 117 मतलब 2 आएगा m का मान। आप यहां से निकाल भी सकते हो, इसको उधर लेके जाओ, तो 65m बराबर में उधर जाके जुड़ जाएगा तो 130, m का मान कितना आ गया? 2, तो 2 इज द राइट आंसर। m का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 इज द राइट आंसर। अगला देखो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोई परिमेय संख्या नहीं होती, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। सी वाला ऑप्शन सही है इसका, थर्ड वाला इज द राइट आंसर। बात समझ में भैया? तो ये इसका आंसर आ गया कि अनंत परिमेय संख्या होती है। तो एक यूपी टीईटी का बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है स्टडी 91 पे, आप सभी को फिर से इन्फॉर्म कर दूं, यूपी टीईटी का स्टडी 91 पे बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है बैच से तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9455069191। ये स्टडी 91 का ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल करिए अगर आपको कोई भी समस्या है। अन्यथा आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पे बैच को परचेस करें। सिर्फ 999 रुपए इस बैच की फीस है और इसमें सभी सब्जेक्ट हैं आपके। बात समझ में आई? तो जितने भी लोग हैं यूपी टीईटी के वो तैयारी करना शुरू कर दें, किसी भी चीज का इंतजार मत करें। तो चलिए आज के लिए हमारी क्लास बस इतना ही बहुत है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में 2015 आगे के सेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैच के बारे में लोगों को बताते रहिए। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।